जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 28 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप और सर्टिफिकेशन से। तो देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है मैरीटाइम इनोवेशन के लिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप हुई है, पार्टनरशिप का पॉइंट क्या है। तो मैरीटाइम इनोवेशन के लिए पार्टनरशिप की गई है। किसके किसके बीच? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग डीजीएस, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत, और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग अ साइंटिफिक सोसाइटी अंडर मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों बॉडीज के बीच क्या हुआ है? साइन अप हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। किस चीज के लिए? मैरीटाइम इनोवेशन के लिए। ठीक है, याद रखना है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग और सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बीच मैरीटाइम इनोवेशन के लिए पार्टनरशिप हुई है। क्या क्या कोलैबोरेशन एरिया रहेगा? तो डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ मैरीटाइम प्रोसेसेस, मैरीटाइम डेटा एनालिटिक्स एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज। तो ये कुछ की एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन थे मैरीटाइम इनोवेशन के। किसके किसके बीच? डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के बीच और सीडैक के बीच। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की चर्चा कर लें तो इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल है, वो श्याम जगन्नाथन जी हैं। हेड क्वार्टर्स है इसका मुंबई महाराष्ट्र, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1949 में। ठीक है, सीडैक की बात कर लेते हैं तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मगेश एथिराजन है। हेड क्वार्टर्स है पुणे महाराष्ट्र, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1988। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई मैरीटाइम इनोवेशन की। कौन कौन सी बॉडीज हैं इन्वॉल्व इस पार्टनरशिप में, इसकी जानकारी हो गई, और उन बॉडीज का हमने बैकग्राउंड भी देख लिया कि कब उनको स्टैब्लिश किया गया था, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। चर्चा करते हैं ई प्लेन कंपनी की। तो ई प्लेन कंपनी जो है इंडिया की पहली कंपनी बनी है। ई प्लेन कंपनी, याद रखिएगा, बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टू सिक्योर डीजीसीएस ईवीटीओएल सर्टिफिकेशन। ईवीटीओएल सर्टिफिकेशन क्या होता है? तो ये टाइप सर्टिफिकेशन होता है जिसके अंतर्गत ये क्या है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। एक तरीके की ये एयर टैक्सी है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक तरीके की एयर टैक्सी है जो कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करेगी। और इस एयरक्राफ्ट मॉडल का नाम है, सॉरी एयरक्राफ्ट है ये, इसका नाम है E200X। ठीक है, याद रखिएगा, ये एयरक्राफ्ट मॉडल है, ये टैक्सी मॉडल नहीं है या कोई और मॉडल नहीं है, ये एयरक्राफ्ट मॉडल है, इसका नाम है E200X। अब इसको क्या मिल गया है? इसको सर्टिफिकेशन मिल गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। मतलब क्या हुआ? अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सर्टिफाई कर दिया है कि ई प्लेन कंपनी अपना जो एयरक्राफ्ट मॉडल है E200X वो ऑपरेशनल कर सकती है। तो ऑपरेशनल कब होगा, कब सर्विसेज लॉन्च की जाएंगी? तो 2026 में ये लॉन्च किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है द ई प्लेन कंपनी। हेडक्वार्टर्स है कंपनी का चेन्नई तमिलनाडु में। फाउंड किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। फाउंडर थे प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। फीचर्स की बात कर ले एयरक्राफ्ट मॉडल E200X की, तो इसके विंग स्पैन बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब इसके जो पंख है छोटे छोटे हैं, जिससे इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अर्बन एयर मोबिलिटी और अडेप्टेबल टू इंडिया के लिए इसको डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी इसको उतारा जाएगा जब ये इंडिया में आराम से यूज होने लगेंगे, ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये चर्चा की कि ई प्लेन कंपनी को पहला सर्टिफिकेशन मिला है डीजीसीए की तरफ से। कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट E200X के लिए सर्टिफिकेशन मिला है। चर्चा करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो इंडिया की शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है अनुजा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुजा जो कि क्या है? शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है इंडिया की तरफ से। उसको नॉमिनेट किया गया है 97th एकेडमी अवार्ड्स 2025 के लिए। ठीक है, याद रखना आपको, इंडिया की शॉर्ट फिल्म अनुजा नॉमिनेट की गई है फॉर 97th एकेडमी अवार्ड्स 2025। फिल्म का टाइटल क्या है? अनुजा है। कैटेगरी क्या है? बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है और आपसे अब ये नहीं पूछेगा कि कौन सी शॉर्ट फिल्म हुई है, ये तो आप सब लोग अब रट लिए हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। तो याद रखना है कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। तो बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में अनुजा को नॉमिनेट किया गया है 97th एकेडमी अवार्ड्स 2025 के लिए। कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं? तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो इस फिल्म की है, माफ कीजिएगा, इस मूवी की जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो है प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा। प्रोड्यूसर है मिंडी कॉलिंग
और राइटर और डायरेक्टर है एडम्स जे ग्रेव्स। ठीक है, याद रखना है एडम जे ग्रेव्स जो है राइटर और डायरेक्टर है। सिग्निफिकेंस क्या है गुनीत मोंगा के लिए, तो ये गुनीत मोंगा की 3rd ऑस्कर नॉमिनेशन है। ठीक है, उनकी पहली नॉमिनेटेड मूवीज थी एलिफेंट विस्परर्स और पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस, बोथ वन एकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, तो गुनीत मोंगा जो है इनकी ये तीसरी फिल्म है जो कि ऑस्कर में नॉमिनेट होगी। पहले 2 फिल्में जो नॉमिनेट हुई थी वो अवार्ड जीत चुकी हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। 97 एकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो इसके होस्ट होंगे कॉनन ओब्रायन। वेन्यू होगा यूएसए, लॉस एंजल्स यूएसए, हर बार वही वो होस्ट किया जाता है। डेट होगी 2 मार्च 2025। तो उस दिन ये डिसाइड होगा, उससे पहले ही क्या डिसाइड हो जाता है कि कौन सी फिल्म, कौन सी मूवी किस सेक्शन में अवार्ड जीती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अनुजा कौन सी मूवी है, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी की मूवी है, जिसको प्रोड्यूस किया गया है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा। राइटर और डायरेक्टर है एडम जी ग्रेव्स। फिर चर्चा करते हैं दूरदर्शन की। तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है इलेक्टोरल कैंपेन्स के लिए। ठीक है, दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है इलेक्टोरल कैंपेन्स के लिए। ठीक है, अवार्डेड इन मीडिया कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी फॉर इट्स वोटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन। तो वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और वोटर को एजुकेट करने के लिए कैंपेन चलाया गया था दूरदर्शन द्वारा, जिसका नाम था चुनाव का पर्व देश का पर्व। ठीक है, ये कैंपेन का नाम है, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि इसी कैंपेन के लिए दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या नाम है कैंपेन का, चुनाव का पर्व देश का पर्व, जो कि स्पेशल सीरीज ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो याद रखना है कौन से इलेक्शन के लिए मिला है, लोकसभा इलेक्शंस 2024 के लिए ये मिला है। किसको दिया गया था, तो अवार्ड ये प्रेजेंट किया गया था टू कंचन प्रसाद, जो कि डायरेक्टर जनरल है दूरदर्शन के। किसने दिया था, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने रिपब्लिक डे में 25 जनवरी, मतलब रिपब्लिक डे के एक दिन पहले, इस अवार्ड से दूरदर्शन को सम्मानित किया था। कैंपेन को जो सपोर्ट किया था वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने किया था। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में अवार्ड मिला है दूरदर्शन को। कैंपेन का क्या नाम है, चुनाव का पर्व देश का पर्व, और ये किस चीज को ब्रॉडकास्ट किया था, तो ये लोकसभा इलेक्शंस 2024 से रिलेटेड स्पेशल सीरीज को ब्रॉडकास्ट किया था। अवार्ड किसने लिया था, अवार्ड रिसिपिएंट थे कंचन प्रसाद जी, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं दूरदर्शन के, और इनको दिया गया था ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा रिपब्लिक डे 2025 में। ऑबिचुअरी की बात करें तो रेनाउड कार्डियक सर्जन और पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर के.एम. चेरियन का निधन हो गया। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्सनालिटी थे। अभी हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बेहद उत्कृष्ट कार्य किए हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है डॉक्टर के.एम. चेरियन। ठीक है, डॉक्टर के.एम. चेरियन का निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। ठीक है, किस दिन इनका निधन हुआ है याद रखिएगा, तो 25 जनवरी 2025 को डॉक्टर के.एम. चेरियन का निधन हुआ है। कहाँ पे इनका निधन हुआ है, तो कर्नाटका में इनका निधन हुआ था। इनका जन्म हुआ था 8 मार्च 1942 में केरला में। ठीक है, तो ये केरला के थे, ये बात याद रखिएगा। और इनका देहांत कहाँ पे हुआ है, तो कर्नाटका में हुआ है। ठीक है, एजुकेशन एंड अर्ली करियर की बात करें तो ये आप 1964 में उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1968 ईयर याद रखिएगा। ही वॉज द फर्स्ट टू परफॉर्म ओपन हार्ट सर्जरी इन ऑस्ट्रेलिया एट द एज ऑफ 26। जब हम लोग की एज ये रहती है कि हम फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, तो ये डॉक्टर उसी समय डॉक्टर 26 साल की उम्र में ही डॉक्टर के.एम. चेरियन ने परफॉर्म की थी पहली ओपन हार्ट सर्जरी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है आपको, ईयर याद रखना है 1968, बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है डॉक्टर के.एम. चेरियन के लिए। 1968 में पहली ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक है, पहली ओपन हार्ट सर्जरी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, और कौन सी उम्र में, 26 की एज में। ठीक है, तो ये पहली ओपन हार्ट सर्जरी कहाँ पे हुई, ऑस्ट्रेलिया में, डॉक्टर के.एम. चेरियन द्वारा 1968 में। ठीक है, उसके बाद उनके कुछ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स हुए। ठीक है, 1973 में ही बिकेम फेलो ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन कार्डियोथोरैसिक सर्जरी। इन 1975 he also performed India's first successful coronary आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट CABG सर्जरी एट सदर्न रेलवे हॉस्पिटल चेन्नई। ठीक है, तो उन्होंने इंडिया में पहली बाईपास सर्जरी कब की थी, तो चेन्नई में की थी 1975 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा कि उन्होंने 1975 में डॉक्टर के.एम. चेरियन ने सर्जरी परफॉर्म की थी, बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी परफॉर्म की थी सदर्न रेलवे हॉस्पिटल चेन्नई में। ठीक है, इसके बाद 1990 से 1993 तक ये ऑनररी सर्जन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे। इन्होंने 1992 में इंट्रोड्यूस किया था फिजिशियन असिस्टेंट प्रोफेशन टू इंडिया। ठीक है, इन्होंने 1995 में परफॉर्म किया था इंडिया सेकंड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी। ठीक है, ही ऑल्सो परफॉर्म इंडिया फर्स्ट हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी एंड
ट्रांसमाइकॉर्डियल रिवैस्कुलराइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इतने सारे इन्होंने बेहद उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ये इनके बारे में तो क्वेश्चन पूछना स्वाभाविक है। फिर इन्होंने फ्रंटियर लाइफलाइन हॉस्पिटल शुरुआत की थी 2004 में। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ कार्डियोथोरैसिक सर्जन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ही बिकेम फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे जो कि वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ कार्डियोथोरैसिक सर्जन्स के प्रेसिडेंट बने थे। 2016 में ये सिलेक्ट हुए थे एज फाउंडर सर्किल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर थोरैसिक सर्जरी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर ले तो इनको 91 में ही पद्मश्री से सम्मानित कर दिया गया था, इंडिया फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। 2000 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था फ्रॉम कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, और उसके बाद 2005 में इन्हें हार्वर्ड की तरफ से हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। तो ये कुछ चर्चा होगी डॉक्टर केरियम साहब की, जिनका निधन अभी 82 वर्ष की उम्र में 25 जनवरी 2025 को कर्नाटका में हुआ है। ठीक है, और उन्होंने देखे, आपने देखे कितना उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने पहली ओपन हार्ट सर्जरी 1968 में 26 वर्ष की उम्र में ही ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म कर दी थी। 1975 में उन्होंने पहली बार इंडिया में बाईपास सर्जरी परफॉर्म की थी चेन्नई में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हैं उनकी लाइफ के, आपको ये याद रखना है। होपफुली क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होने चाहिए। डॉक्टर अरविंद परगड़िया ने लॉन्च किया है नीति आयोग का पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। याद रखिएगा, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। फिजिकल मतलब क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू आया है, कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, इसकी जानकारी लेने के लिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया गया था नीति आयोग द्वारा। आपको याद रखना है, नीति आयोग द्वारा ये इंडेक्स लॉन्च किया गया था। और इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी ने। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन है, इन्होंने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को लॉन्च किया है। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, इसने असेस किया है कौन सा ईयर? फिजिकल ईयर 22-23। लॉन्च कब किया गया था? तो 27 जनवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया? तो हमने देखा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो कि चेयरमैन है 16वें फाइनेंस कमीशन के, 16वें वित्त आयोग के, उन्होंने ये परफॉर्म किया है। ठीक है, उन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, पर्पस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑफ 18 मेजर इंडियन स्टेट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। 18 स्टेट्स को सिर्फ कवर किया गया है, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं, और बाकी छोटे छोटे स्टेट्स को भी नहीं कवर किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने इस हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, मतलब इंडेक्स में 18 स्टेट्स को ही सिर्फ इंक्लूड किया गया है। और एनालिसिस किस चीज पे बेस्ड है? तो एनालिसिस बेस्ड है जीडीपी कंट्रीब्यूशन पे, मतलब इंडिया के जीडीपी में एक पर्टिकुलर स्टेट कितना जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, डेमोग्राफी कैसी है, एक्सपेंडिचर कैसा है, रेवेन्यूज कैसी है, और फिजिकल स्टेबिलिटी कैसी है। की सब इंडेक्सेस क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप एकदम रट्टा मार के जितनी बार पी जाए उतना कम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी जगहों पे खर्चा हो रहा है कि बुरी जगहों पे खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो है ये पहला सब इंडेक्स है। सेकेंड सब इंडेक्स है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। रेवेन्यू मोबिलाइज किस तरीके से हो रहा है, कितना एफिशिएंटली हो रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है, ये रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का असेसमेंट कराएगा। फिर फिजिकल प्रूडेंस, कितना फिजिकल प्रूडेंस है, अननेसेसरी खर्चा तो नहीं कर रहे हैं, अननेसेसरी कोई ऐसी स्कीम तो नहीं लॉन्च कर रहे हैं जिससे हैवी बर्डन हो जाए फिजिकल हेल्थ पे। तो ये सब। डेट इंडेक्स, कैसे उधार ले रहे हैं, कैसे चुका रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कितना चुका रहे हैं, ये डेट इंडेक्स। और डेट की सस्टेनेबिलिटी, उधार कितना सस्टेनेबल है, उधार ले तो लिए, चुकाने में हालत खराब हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ों की असेसमेंट करके जो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया है। और ये डेटा सोर्स क्या है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के डेटा सोर्स को यूज किया गया है। फिर इन डेटा सोर्स को क्या किया गया है, इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सब इंडेक्सेस में, और उसके बाद कैटेगरीज डिवाइड की गई है। अचीवर कौन है? तो जिनका स्कोर 50 से ज्यादा है वो अचीवर है। जिन स्टेट्स का स्कोर 40 से 50 के बीच में है वो फ्रंट रनर है। परफॉर्मर वो हैं जो 25 से 40 की रेंज में है। और एस्पिरेशनल वो हैं जिनका 25 से कम स्कोर है। ठीक है, तो ये भी जो कैटेगरीज हैं आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अचीवर स्टेट में टॉप 3 कौन है? ओडिशा है जिसका स्कोर है 67.8। सेकेंड पे है छत्तीसगढ़ विद स्कोर ऑफ 55.2। थर्ड स्टेट पे है गोवा विद 53.6 स्कोर। फ्रंट रनर स्टेट, मतलब फ्रंट रनर मतलब यहाँ पे 40 से 50 के बीच में कौन कौन है? तो फ्रंट रनर में है महाराष्ट्र, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, और थर्ड पे है तेलंगाना। ये फ्रंट रनर की कैटेगरी में है। परफॉर्मर कैटेगरी में फर्स्ट पे है तमिलनाडु, सेकंड पे है राजस्थान, थर्ड पे है बिहार, और एस्पिरेशनल में फर्स्ट पे है केरला, सेकंड पे है वेस्ट बंगाल, और थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नीति आयोग की चर्चा करें तो इसके सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली, स्टैब्लिश किया गया था 2015 में।
स्टेट अफेयर्स की चर्चा करें तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है जो कि इंप्लीमेंट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? एक सिविल कोड होगा पर्सनल लॉस के लिए, ठीक है। पर्सनल लॉस क्या होते हैं? पर्सनल लॉस मतलब जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं, जो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैरिज बहुत ही पर्सन स्पेसिफिक चीज है, डिवोर्स पर्सन स्पेसिफिक चीज है, सक्सेशन पर्सन स्पेसिफिक चीज है, और इनहेरिटेंस भी पर्सन स्पेसिफिक चीज है। पर ये पर्सन स्पेसिफिक होने के बावजूद सब पे एक कानून लगने को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि कोई भी किसी भी धर्म से आता है उसका मैरिज का कानून एक होगा, डिवोर्स का कानून एक होगा, सक्सेशन का कानून एक होगा, और इनहेरिटेंस का कानून भी एक होगा। तो दिस एंश्योर्स इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन एक्सक्लूडिंग दोज फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अपने कुछ होते हैं, अपने कुछ रूल्स होते रेगुलेशंस होते हैं, और वैसे भी उनकी अपनी एक दुनिया है, तो वहाँ पे अपनी चीज़ें नहीं थोपनी चाहिए, वो अपनी चीज़ों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन से। तो स्केड्यूल ट्राइब को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं स्टेट में, कहीं से भी, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ण के, उन सब पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अर्थात उनका जो मैरिज रिलेटेड लॉज होंगे, डिवोर्स रिलेटेड लॉज होंगे, सक्सेशन रिलेटेड लॉज होंगे, और इनहेरिटेंस रिलेटेड लॉज होंगे, वो सबके लिए एक बराबर होंगे। इसका ये मतलब नहीं है सब एक ही लोग से शादी करेंगे, सब एक लोग से ही डिवोर्स लेंगे, ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है सब लोग एक ही तरीके से शादी करेंगे, एक ही तरीके से डिवोर्स लेंगे, एक ही तरीके से सक्सेशन होगा, और एक ही तरीके से इनहेरिटेंस होगा, ठीक है। स्कोप क्या है? तो स्कोप ये है कि ये अप्लाइज थ्रू आउट उत्तराखंड एंड टू उत्तराखंड रेजिडेंट्स लिविंग आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में है वो, और जो उत्तराखंड के रेजिडेंट्स हैं, उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं, उनके ऊपर ये यूसीसी लागू होगा। प्रोवाइड्स प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग एंड कैंसलिंग विल्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये डिवीजन क्या है? बिल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: मैरिज एंड डिवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप, और मिसलेनियस, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? तो आर्टिकल 44 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, ये बात बोलता है कि यूसीसी लागू करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए अक्रॉस इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कब इंप्लीमेंट हुआ है? तो 27 जनवरी 2025 को ये इंप्लीमेंट हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर चर्चा करते हैं सांभर फेस्टिवल की। तो सांभर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है? राजस्थान में मनाया जा रहा है। तो ये 5 दिन का उत्सव है, 24 जनवरी से 28 जनवरी तक इसको सेलिब्रेट किया गया था। क्या क्या एक्टिविटीज थी? पतंग उड़ाना, ऊंट की सवारी करना, पैरासेलिंग, एटीवी राइड्स, फोक परफॉर्मेंसेज, रिलीजियस एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेज, साथ ही साथ कल्चरल एक्सपीरियंस थे। सांभर लेक की बात करें तो ये राजस्थान में है, और दिस इज फेमस फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन एंड अ माइग्रेटरी डेस्टिनेशन फॉर बर्ड्स। सांबर फेस्टिवल पहली बार शुरू किया गया था 2023 में, ठीक है। तो ये कुछ बातें सांबर फेस्टिवल के बारे में याद रखिएगा। वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले वेटलैंड सिटी मतलब सिटी के अंदर जो वेटलैंड है उनको एक्रीडिटेशन करने की बात हो रही है। एक्रीडिटेशन मतलब उनको लेबल करने की बात हो रही है, उनको कंजर्व करने की बात हो रही, उनको प्रिजर्व करने की बात हो रही। ये किसके अंडर आता है? तो आप ये तो जानते हैं कि रामसार कन्वेंशन के ही अंदर वेटलैंड्स आते हैं, पर सिटी वाले वेटलैंड की अलग एक्रीडिटेशन होती है, ठीक है। तो ये आप चर्चा में याद रखिएगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमिटी जो कि वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन की है रामसार कन्वेंशन के अंदर, इन्होंने 2 इंडियन सिटीज को चिन्हित किया है, चूज किया है फॉर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये 64वीं मीटिंग में, याद रखेगा 64वीं मीटिंग में, जो कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। उसके अंदर क्या हुआ था? उसके अंदर मध्य प्रदेश के इंदौर को और राजस्थान के उदयपुर को चुना गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था एज टू रिसीव वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन। और ये इंडिया के पहले 2 राज्य हैं, पहले 2 सिटीज हैं जिनको इस एक्रेडिटेशन से मतलब सम्मानित किया गया है या इस एक्रेडिटेशन को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। टोटल एक्रेडिटेड सिटीज हैं टोटल 2025 में 31 की गई हैं, और टोटल कितनी है? टोटल 74 है। 2025 में 31 सिटीज अक्रॉस द ग्लोब को एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है, और टोटल हो गई हैं 74, ठीक है। एक्रेडिटेशन अथॉरिटी कौन सी है? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अंडर रामसार कन्वेंशन। तो यूनेस्को डिसाइड करती है एक्रेडिटेशन के लिए कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। वैलिडिटी क्या होती है? अब ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गया तो जीवन पर्यंत है, ये 6 सालों के लिए इसको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो किसको किसको प्रोवाइड किया गया है? इंदौर को और उदयपुर को। पर्पस क्या होता है? कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ अर्बन वेटलैंड्स, ठीक है। अर्बन वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये
एक्रेडिटेशन प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन सिटीज नॉमिनेटेड कौन कौन सी हैं? तो नॉमिनेट हुई थी 3 सिटीज, उनमें से चुना गया है 2 सिटीज को, ठीक है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले पहले कि कितनी सिटीज नॉमिनेट की गई थी। तो सिटीज नॉमिनेट की गई थी, याद रखिएगा 3, इंदौर, उदयपुर और भोपाल, ठीक है। इसमें भोपाल को नहीं चुना गया है, ठीक है। इसमें सिर्फ इंदौर और उदयपुर को ही लास्ट में एक्रेडिटेशन मिला है। नॉमिनेट हुई थी 3, एक्रेडिटेशन मिला 2 को, ठीक है, इंदौर और उदयपुर को। इंदौर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, सिरपुर लेक, ठीक है, जो कि रामसार साइट है, ठीक है। उदयपुर में तो बहुत ढेर सारे लेक हैं, जैसे पिछोला है, इसको तो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से ही जाना जाता है। पिछोला लेक है, फतेह सागर लेक है, रंग सागर लेक है, स्वरूप सागर है और दूध तलाई वेटलैंड है, ठीक है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था रामसार कन्वेंशन के अंदर। कब? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 12 के दौरान, जो कि 2015 में आयोजित की गई थी। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया आते हैं, जिसको क्वालिफाई करने के बाद, जिसको फुलफिल करने के बाद सिटीज को एक्रेडिटेशन का टैग मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया होते हैं। ग्लोबल लीडर्स कौन है वर्ल्ड सिटी एक्रेडिटेशन में? तो सबसे ज्यादा जो सिटीज एक्रेडिटेशन जिनको प्राप्त हुआ है वो चाइना की है, ठीक है। चाइना की 22 एक्रेडिटेड सिटीज हैं और फ्रांस में 9 एक्रेडिटेड सिटीज हैं। रामसार कन्वेंशन की बात करें तो ये क्या करता है? ये काम ये प्रोटेक्ट और कंजर्व करता है वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेज। स्टैब्लिश किया गया था 1971 इन रामसार। रामसार एक जगह है ईरान में, वहां पे स्टैब्लिश किया गया था 1971 में। इफेक्टिव हुआ 1975 में, इंडिया ने ज्वाइन किया 1982 में, ठीक है। तो ये 3 टाइमलाइन याद रखिएगा। स्टैब्लिश किया गया 1971 में, इफेक्टिव हुआ 1975 में, इंडिया ने ज्वाइन किया 1982 में। इंडिया की रामसार साइट कौन सी कितनी है? तो 85 रामसार साइट्स हैं इंडिया में अभी हाल में 2025 का लेटेस्ट डेटा के अनुसार, ठीक है। तो ये पूरी चर्चा हो गई हमारे वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की। याद रखिएगा, फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि 64वीं मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि इंडिया की 2 सिटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। और ये जो एक्रेडिटेशन की वैलिडिटी होती है, वैधता होती है, ये 6 वर्षों के लिए होती है, 6 वर्षों के लिए होती है। और 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही ये क्राइटेरिया एक्रेडिटेशन टैग मिलता है। कौन कौन सी 3 सिटीज़ नॉमिनेट की गई थी? इंदौर, उदयपुर और भोपाल। और किनको मिला है एक्रेडिटेशन टैग? तो इंदौर और उदयपुर को ही मिला है। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन कब स्टैब्लिश किया गया था? तो COP 12 के दौरान 2015 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं तो 2025 के पद्मा अवार्ड्स को अनाउंस कर दिया गया है। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी होती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है मिनिस्ट्री पद्मा अवार्ड्स की, ठीक है। अप्रूवल अथॉरिटी कौन अप्रूव करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होती हैं वो अप्रूव करते हैं। इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्मा अवार्ड्स को अप्रूव किया है। पद्मा अवार्ड्स का नॉमिनेशन कौन करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। टोटल अवार्ड्स कितने दिए गए हैं? तो 3 कैटेगरी होती है पद्मा अवार्ड्स में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 139 पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, टोटल मिला के 139 दिए गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इंक्लूडिंग 1 डुओ केस एज काउंटेड एज 1, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये 139 पद्म अवार्ड्स सम्मानित हुए हैं, ठीक है। पद्म विभूषण 7 लोग को मिला है, पद्म भूषण 19 लोग को मिला है और पद्मश्री 113 लोग को मिला है। इसमें 23 वुमेन रेसिपिएंट्स हैं, 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया है पद्म अवार्ड से। जो 10 सम्मानित लोग हैं वो फॉरेनर्स हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं, या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैटेगरीज वाले भी लोग हैं। मरणोपरांत 13 लोगों को मिला है, ठीक है। 13 लोगों को मरणोपरांत मिला है, पॉस्टुमस अवार्ड्स 13 लोग को सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण की बात करें तो ये 7 रेसिपिएंट्स को मिला है सिर्फ, तो इसलिए हम आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हैं DN रेड्डी, ये मेडिसिन से आते हैं और इनकी स्टेट है तेलंगाना, इनको मिला है। जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह कहर साहब को मिला है ये पब्लिक अफेयर्स, ये जस्टिस रहे हैं और ये शायद चीफ जस्टिस भी रहे हैं इंडिया के, और ये चंडीगढ़ के आते हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। मिसेस कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को मिला है आर्ट के लिए, जो कि गुजरात की हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को मिला है आर्ट के लिए, कर्नाटका से। MT वासुदेवन नायर, ये इनको मरणोपरांत पॉस्टुमसली मिला है लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, ये केरला से आते हैं। ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत मिला है, इन्होंने मारुति सुजुकी फाउंड की थी इंडिया में, ठीक है। मारुति सुजुकी की स्थापना ओसामू सुजुकी ने की थी, जिसके लिए इनको पद्म विभूषण मिला है। याद रखिएगा पद्म विभूषण मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कौन से वो फॉरेनर हैं जिनको ये मिला है पद्म विभूषण? तो ओसामू सुजुकी को ये मिला है, ये सम्मान प्राप्त हुआ है। शारदा सिन्हा जो कि स्वर कोकिला है बिहार की, उनको भी अवार्ड मिला है पद्म विभूषण से, तो ये आर्ट में इनको मिला है और ये बिहार से आती है, ठीक है। शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत ये मिला है।
फिर बात करते हैं रीजनल रिप्रेजेंटेशन की, तो महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स गए हैं, 14 अवार्ड जो है महाराष्ट्र स्टेट को गए हैं। फिर तमिलनाडु के लोगों को 13 अवार्ड्स मिले हैं, और उत्तर प्रदेश में 10 लोगों को अवार्ड्स दिया गया है, इन पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 12 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पद्म अवार्ड्स की खूब चर्चा हो गई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 अनाउंस किया गया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले की हाईलाइट तो यही है कि यूएस की यूनिवर्सिटीज हमेशा ही डोमिनेट की हैं, और 11 सब्जेक्ट्स में से 9 सब्जेक्ट्स में यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से 11 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप की हैं। ठीक है, तो टॉप 3 इंजीनियरिंग स्टेट्स में है। पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है वो है हार्वर्ड, सेकंड पे है स्टैनफोर्ड, और थर्ड पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये टॉप 3 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं। आर्ट और ह्यूमैनिटीज की बात करें इस सब्जेक्ट में, तो एमआईटी ने सरपास किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एमआईटी नंबर 1 पे है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में नंबर 1 पे है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया है। कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। एजुकेशन स्टडीज में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। लॉ में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। लाइफ साइंसेज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। मेडिकल और हेल्थ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। फिजिकल साइंसेज में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक है। साइकोलॉजी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और सोशल साइंसेज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाए। एक तरफ आपको डिसिप्लिन दे दिया जाए और दूसरी तरफ नंबर 1 रैंकिंग पूछ ली जाए। ठीक है, तो एक बार याद रखिएगा। फिर बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, तो ग्लोबल फायर पावर ने एक रिपोर्ट जारी की है, इंडेक्स जारी किया है, जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। स्कोर है 0 पॉइंट, तो इंडिया का जो रैंक है वो 4th है, याद रखिएगा, इंडिया की रैंक 4th है, और इंडिया का स्कोर है 0.1184। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये रैंक करता है 145 कंट्रीज को बेस्ड ऑन देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ अक्रॉस लैंड, सी एंड एयर। तो लैंड, सी और एयर में कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है एक कंट्री की, इसको असेस करने के लिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिलीज किया जाता है, असेस किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो 60 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जैसे कि मैन पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंस, ज्योग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, पर इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, फंसाने के लिए आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को भी काउंट किया जाता है, नहीं, तो ऐसा गलत है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हैं, तो यहाँ पे सिर्फ टॉप 5 कंट्रीज देखते हैं। पहले पे है यूएस, इनका स्कोर है 0.07, फिर है रशिया 0.0788, फिर थर्ड पे है चाइना, और फोर्थ पे है इंडिया, फिफ्थ पे है साउथ कोरिया। ठीक है, पाकिस्तान की रैंकिंग देख लें तो ड्रॉप्ड फ्रॉम 9th to 12th, तो अब पाकिस्तान की जो है रैंकिंग है वो टॉप 10 के भी बाहर है, 12वीं रैंकिंग हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया का जो स्थान है वो चौथा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना। ठीक है, और स्कोर कितना है इंडिया का 0.1184।